हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा पाठ चल रहा था बेटा सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो किताब है आपकी, उसमें था विविधता की समझ। तो हम टॉपिक में चले, जो हमारा टॉपिक था वो था कि भारत में इस कितने प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती, इतनी भिन्नता पाए जाने के बावजूद जो हमारा देश एक है। तो पहले वाले उदाहरण में हमने लद्दाख का उदाहरण लिया जो था। आज जो उदाहरण है वो है केरल का। तो कह रहा है केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, जो बेटा भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। जो केरल है भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है इसे माना जाता है केरल को। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। कह रहा है ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और दूसरी ओर पहाड़ियों से, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ये कह रहे इन पहाड़ों पर जो है मसाले उगाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र बहुत व्यापारियों कारण यानी व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी आते हैं मसाले खरीदने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अरब और यहूदी व्यापारी जो है केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जो हैं संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। अरब से भी यानी पश्चिमी जो अरब है, एशिया है, वहाँ से भी कई व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए। इनमें इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आकर बसे आए, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है। अर्थात उन्होंने केरल के मुसलमानों के बारे में लिखा कि जो केरल के जो मुसलमान हैं उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत है। और वास्को डिगामा कह रहे हैं, इसके अलावा वास्को डिगामा भी पानी के जहाज़ से यहाँ पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे बेटा? केरल। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग सभी धर्मों का पालन करते हैं। ये कह रहे हैं अगर इन प्रभाव के कारण जो केरल के लोग हैं विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, सभी धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, इस्लाम का मतलब मुसलमान, हिंदू एवं जो बौद्ध धर्म इसमें शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल में आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसका मतलब ये है चीन के लोग यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन और संस्कृति को देखा और जाकर अपने देश को, उन्हीं क्षेत्र को, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने लागू किया। इस समय चीन, ये कह रहा है इस चीन शब्द इस बात का इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी खाते हैं। ये तो होगा केरल का उदाहरण। ठीक है, अब आगे आइए। कह रहा है जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से अलग है। ये कह रहा है केरल तो कैसा क्षेत्र है? केरल तो गर्म क्षेत्र है, भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके एक और क्या है? समुद्र है। जबकि जो लद्दाख है वो भारत के उत्तर क्षेत्र में स्थित है और ठंडा मरुस्थल जिसे कहा जाता है। दोनों की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। जहाँ लद्दाख में कुछ पैदा नहीं होता, वहाँ वहीं दूसरी ओर केरल में चावल है या मसाले प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के संस्कृति का प्रभाव है। दोनों क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। ये कह रहा है उसी प्रकार केरल में भी चीनी लोग आए और जो है लद्दाख में भी चीनी लोग हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेटा जो लद्दाख है वो चीन की सीमा के पास स्थित है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने उन व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। अर्थात वहाँ पर जो है भेड़ पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। अर्थात
जिस क्षेत्र में लोग, जिस परिवेश में जो लोग रहते हैं उसी परिवेश के अनुसार वे ढल जाते हैं, और जिस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर बेटा फसलें होती हैं, वहाँ की वनस्पति जो है पाई जाती है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस से हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। ये कह रहा है इसी प्रकार हम पड़ोस में अपने अलग अलग समुदाय, कोई कुछ बेटा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख और कुछ ईसाई समुदाय के लोग वहाँ जो है पाए जाते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन, रोज़ाना के जीवन में हम मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। कह रहा है हम समाज में रहते हुए एक दूसरे की परंपराओं, रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अब ये कह रहा है विविधता में एकता। भारत में विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है या माना गया है। जब अंग्रेज़ों का राज भारत पर था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। ये कह रहा है जब भारत पर बेटा इन्हीं अंग्रेज़ों ने लगभग 250 सालों तक शासन किया और उस अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग लोगों ने, विभिन्न धर्मों के लोगों ने जो है लड़ाइयाँ लड़ी, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। कुछ लोगों ने, जैसे महात्मा गांधी थे, इन्होंने जो है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीक़ों से विरोध किया। और कुछ लोग ऐसे थे बेटा जिन्होंने हथियारों के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया, अर्थात अंग्रेज़ों को वहाँ से लड़ाई के बल पर, ये हिंसा के बल पर हम कह सकते हैं, अंग्रेज़ों को भगाया। जबकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर हमें आज़ादी दिलाई। तो कह रहा है अलग अलग जो है विचारों के लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, यानी गरम दल के और नरम दल के। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं। ये कह रहा है अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, इनकी रीति रिवाज, संस्कृति अलग अलग है। उन्होंने सोचा कि वे भारत में जो है फूट डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने ही वो अलग हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब क्या थे, एक थे। अब ये उदाहरण भी दे रहा है बेटे कविता के जरिए। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, ये कह रहा है, अगर स्वतंत्रता सेनानी कह रहा है कि दिन खून के हमारे, अर्थात वे दिन जब हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारा खून बहा, अंग्रेज़ों ने हमारा खून बहाया, या देश में हमने जो है अपने जान को, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो प्यारे भूल न जाना, खुशियों में हम पर आंसू के बहाना, ये कह रहा है खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, अर्थात हमें याद रखना, हमें भूल न जाना, हमारी कुर्बानी को हमें जो है भूल न जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, कह रहे हैं अंग्रेज़ों ने, दुश्मनों ने हमारे चुन चुन कर हम लोगों को मारा। वीरान इस समन में कोई गुल खिला के जाना, दिन के खून हमारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, ये कह रहा है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसमें लाखों लोगों को, महिलाओं, पुरुषों, स्त्रियों को जो है बेगुनाह लोगों को मारा गया। ये कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड बेटा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें कह रहा है गोली खाई हमने, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन के खून हमारे भूल न जाने। कह रहा कि हमारी कब्र पर दिया जला के जाना, और जो हमें आज़ादी मिली है इस आज़ादी को बरकरार रखना और इसे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, ये कह रहा है हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन, भिगो के जाना, दिन के खून हमारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, ये कह रहे कुछ लोग जेल में पड़े हैं, अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में बंद कर रखा है, कुछ कब्र में पड़े हैं, कुछ उन्हें अपनी शहादत दे दी, अर्थात कुछ लोगों ने अपने देश के ऊपर प्राण बलिदान दे दिया। दो बूंद आंसू उन पर बहा के जाना, दिन के खून हमारे भूल न जाना। तो बेटा बहुत प्यारी कविता है। इस कविता में ये बता रहा है कवि कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ
हम जो लोग उस समय वो बता रहे हैं कि हमने जो बलिदान दिया है, हमने अपना खून दिया है, उस खून को भूल न जाना और इस आज़ादी को बरकरार रखना। ठीक है। अब ये कह रही यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड में के बाद लिखा गया था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल जो डायर था बेटा, डायर ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। बेटा क्या हुआ था, अब पंजाब में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर एक सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा। उस सभा में अंग्रेज जो जनरल जो डायर था, उसने बिना चेतावनी के लोगों पर जो है गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत से सैकड़ों स्त्री, पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए थे। जो लोग इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, कहाँ पर? पंजाब में। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, जो अंग्रेज़ों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें बहुतों की लोगों की जानें गई और उसमें बहुत ज़्यादा घायल हुए। ठीक है। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बताएंगे, वरना वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।